राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखित उपन्यास, और इसका हमने पहला अंक डिस्कस कर लिया है। हम लोग दूसरा अंक डिस्कस करेंगे राग दरबारी का। और पहले अंक पे हमने देखा कि जो ट्रक था और शहर के किनारे से यहाँ पर हमारा उपन्यास शुरू हुआ था, और यहाँ पर कुछ व्यंग के माध्यम से रंगनाथ और ड्राइवर के बीच में जो नोक-झोंक चल रही थी उसे श्रीलाल शुक्ल ने प्रस्तुत किया था। अब हम लोग दूसरे भाग की ओर बढ़ेंगे, दूसरा जो पार्ट है उसकी ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। थाना शिवपालगंज है। एक आदमी ने हाथ जोड़कर दरोगा जी से कहा, आजकल होते होते कई महीने बीत गए, अब हुजूर हमारा चालान करने में देरी ना करें। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो जो उपन्यास को लेकर बातें की जा रही है वह यहाँ पर आपको दिख रही है कि थाना शिवपालगंज में एक आदमी ने हाथ जोड़कर दरोगा जी से कहा, आजकल होते होते कई महीने बीत गए, अब हुजूर हमारा चालान करने में देर न करें। मतलब चालान को लेकर यहाँ पर बातें की जा रही है। पीडीएफ अभी भी शो नहीं हो रहा है? हो गया सर। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। मध्यकाल का कोई सिंहासन रहा होगा जो अब घिसकर आराम कुर्सी बन गया था। दरोगा जी उस पर बैठे भी थे, लेटे भी थे। मतलब बैठे थे कि लेटे थे समझ में नहीं आ रहा था। देखिए ये व्यंग, देखिए ये भारतीय समाज के प्रशासन पर जो राग दरबारी के माध्यम से श्रीलाल शुक्ल ने किया है वह आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा। मतलब दरोगा जी बैठे थे कि लेटे थे वो समझ में ही नहीं आ रहा है। यह निवेदन सुना तो सिर उठाकर बोले, चालान भी हो जाएगा, जल्दी क्या है, कौन सी आफत आ रही है। वह आदमी आराम कुर्सी के पास पड़े हुए एक प्रागैतिहासिक मोड़े पर बैठ गया। मतलब प्राचीन मोड़े को लेकर बातें की जा रही है जो वहां के थाने की दुर्दशा को बता रहा है। कहने लगा, मेरी तो आफत ही है, आप चालान कर दे तो झंझट मिटे। भैया आप अगर चालान करके पूरी की पूरी कार्रवाई कर दो तो ज्यादा अच्छा है ना। चलिए, दरोगा जी भुनभुनाते हुए किसी को गाली देने लगे। थोड़ी देर में उसका यह मतलब निकला कि काम के मारे नाक में दम है। इतना काम है कि अपराधों की जांच नहीं हो पाती, मुकदमों का चालान नहीं हो पाता, अदालतों में गवाही नहीं हो पाती। इतना काम है कि सारा काम ठप पड़ा है। ये देखिए, ये लाइन पढ़िए आप, इतना काम है कि सारा काम ठप पड़ा है। शायद ये भारतीय न्याय व्यवस्था पर जो प्रहार श्रीलाल शुक्ल ने किया है वह श्रीलाल शुक्ल की लेखनी से ही सुशोभित हो सकता है। अन्य किसी व्यक्ति की लेखनी में इतनी धार कहां। मतलब इतना काम है कि सारा काम ठप पड़ा है। बहुत गहरी बात यहाँ पर श्रीलाल शुक्ल के द्वारा कही गई है। मूढ़ा आराम कुर्सी के पास खिसक आया। उसने कहा, हुजूर दुश्मनों ने कहना शुरू कर दिया है कि शिवपालगंज में दिन दहाड़े जुआ होता है। कप्तान के पास एक गुमनाम शिकायत गई है। वैसे भी समझौता साल में एक बार चालान करने का है। इस साल का चालान होने में देर हो रही है। इसी वक्त हो जाए तो लोगों की शिकायत भी खत्म हो जाएगी। व्यवस्था देखिए कि मतलब चालान करना जरूरी है क्योंकि नियम बना हुआ है चालान करने का। चालान नहीं होगा तो उनको भी कहीं ना कहीं चीजें पच नहीं रही है। आराम कुर्सी ही नहीं, सभी कुछ मध्यकालीन था। जर्जर व्यवस्था को परिभाषित कर रहे हैं श्रीलाल शुक्ल। तख्त उसके ऊपर पड़ा हुआ दरी का चिथड़ा, कलमदान, सूखी हुई स्याही की दावतें, मुड़े हुए कानों वाले मटमैले रजिस्टर, सभी कुछ कई शताब्दी पुराने दिख रहे थे। यहाँ बैठकर अगर कोई चारों ओर निगाह दौड़ाता तो उसे मालूम होता वह इतिहास के किसी कोने में खड़ा है। अभी इस थाने के लिए फाउंटेन पेन नहीं बना था। उस दिशा में कुल इतनी तरक्की हुई थी, कलम सरकंडे का नहीं था। सरकंडे एक प्रकार से स्याही
और जूट जैसा एक पेन होता था जिसमें डुबो डुबो कर लिखा जाता था। वो कहा जा रहा था कि इतनी तरक्की हो गई है कि यह कलम सरकंडे का नहीं है। यहाँ के लिए अभी टेलीफोन की इजाद नहीं हुई थी, मतलब टेलीफोन का भी आविष्कार नहीं हुआ है ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर वह दिखाई नहीं दे रहा है। हथियारों में कुछ प्राचीन राइफलें थी जो लगता था गदर के दिनों में इस्तेमाल हुई होगी, मतलब जब गदर हुआ था तब हुआ है कि ये इस्तेमाल हुई होगी, उसके बाद तो किसी ने उन्हें झांक कर भी नहीं देखा है। वैसे सिपाहियों के साधारण प्रयोग के लिए बांस की लाठी थी, जिसके बारे में कवि ने बताया कि वह नदी नाले पार करने में और झटपट कर कुत्ते को मारने में उपयोगी साबित होती है। यहाँ के लिए अभी जीप का अस्तित्व नहीं था, उसका काम करने के लिए 2-3 चौकीदारों के प्यार की छाव में पलने वाली घोड़ा नाम की एक सवारी थी, जो शेरशाह के जमाने में भी हुआ करती थी। थाने के अंदर आते ही आदमी को लगता था कि उसे किसी ने उठाकर कई 100 साल पहले फेंक दिया है। अगर उसने अमेरिकी जासूसी उपन्यास पढ़े हो तो वह बिलबिलाकर देखना चाहता कि उंगलियों का निशान देखने वाले शीशे, कैमरे, वायरलेस लगी हुई गाड़ियां, ये सब कहाँ है। बदले में उसे सिर्फ वह दिखता जिसका जिक्र ऊपर किया जा चुका है। साथ ही एक नंग धड़ंग लंगोट बंद आदमी दिखता जो सामने इमली के पेड़ के नीचे भंग घोट रहा होता। व्यवस्था का वर्णन देखिए, चित्रण देखिए, श्रीलाल शुक्ल के शब्दों की धार देखिए। यहाँ वह अकेला आदमी 20 गांवों की सुरक्षा के लिए तैनात है, और जिस हालत में जहां है वहां से उसी हालत में वह 20 गांवों में अपराध रोक सकता है। अपराध हो गया हो तो उसका पता लगा सकता है, और अपराध ना हुआ हो तो उसे करा सकता है। कैमरा, शीशा, कुत्ते, वायरलेस उसके लिए वर्जित है। इस तरह थाने का वातावरण बड़ा ही रमणीक और बीते दिनों के गौरव के अनुकूल था। जिन रोमांटिक कवियों को बीते दिनों की याद सताती है, उन्हें कुछ दिन रोके रखने के लिए यह थाना आदर्श स्थान था। जनता को दरोगा जी और थाने के 10-12 सिपाहियों से बड़ी बड़ी आशाएं थी। 250-300 गांव के उस थाने में अगर 8 मील दूर किसी गांव में नकब लगे तो विश्वास किया जाता था कि इनमें से कोई ना कोई उसे जरूर देख लेगा। नकब का मीनिंग मतलब यहाँ समझ लीजिए किसी प्रकार का गैर कानूनी काम से है। आगे बढ़ते हैं। 12 मील की दूरी पर अगर रात के वक्त डाका पड़े तो इनसे उम्मीद थी कि ये वहां डाकुओं से पहले ही पहुंच जाएंगे। इसी विश्वास पर किसी भी गांव में इक्का दुक्का बंदूकों को छोड़कर हथियार नहीं दिए गए थे। हथियार देने से डर था कि गांव में रहने वाले असभ्य और बर्बर आदमी बंदूकों का इस्तेमाल सीख जाएंगे, जिससे वे एक दूसरे की हत्या करने लगेंगे, खून की नदियां बहने लगेंगी। जहां तक डाकुओं से उनकी सुरक्षा का सवाल था, वह दरोगा जी और उनके 10-12 आदमियों की जादूगरी पर छोड़ दिया गया था। उनकी जादूगरी का सबसे बड़ा प्रदर्शन खून के मामलों में होने की आशा की जाती थी, क्योंकि समझा जाता था कि इन 300 गांव में रहने वाले के मन में किसके लिए घृणा है, किससे दुश्मनी है, किसको कच्चा चबा जाने का उत्साह है, इसका वे पूरा पूरा ब्यौरा रखेंगे। और पहले से ही कुछ ऐसी तरकीब करेंगे कि कोई किसी को मार न सके। अर्थात यहाँ पर पूर्व प्रशासन की बातें यहाँ पर श्रीलाल शुक्ल के द्वारा की जा रही है। और अगर कोई किसी को मार दे तो वे हवा की तरह मौके पर जाकर मारने वाले को पकड़ लेंगे, मरे हुए को कब्जे में कर लेंगे, उसके खून से तर मिट्टी को हांडी में भर लेंगे और उसके मरने का दृश्य देखने वालों को दिव्य दृष्टि देंगे, ताकि वे किसी भी अदालत में जो कुछ हुआ है उसका महाभारत के संजय की तरह आंखों देखा हाल बता सके। संक्षेप में दरोगा जी और उनके सिपाहियों को वहां पर मनुष्य नहीं बल्कि अलादीन के चिराग से निकलने वाले दैत्य समझकर रखा गया था। उन्हें इस तरह रखकर 1947 में अंग्रेज अपने देश चले गए थे, और उसके बाद ही धीरे धीरे लोगों पर यह राज खुलने लगा था कि ये लोग दैत्य नहीं है बल्कि मनुष्य है, और ऐसे मनुष्य जो खुद दैत्य निकालने की उम्मीद में दिन रात अपना अपना चिराग घिसते रहते हैं। शिवपालगंज के जुआरी संघ के मैनेजिंग डायरेक्टर के चले जाने पर दरोगा जी ने एक बार सिर उठाकर चारों ओर देखा। सब तरफ अमन था। इमली के पेड़ के नीचे भांग घोटने वाला लंगोट सिपाही अब नजदीक रखे हुए एक शिवलिंग पर भांग चढ़ा रहा था। घोड़े के पुट्ठों पर एक चौकीदार खड़ा कर रहा था। हवालात में बैठा हुआ एक डकैत जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। बाहर फाटक पर ड्यूटी देने वाला सिपाही निश्चय ही रात को मुस्तैदी से जागने के लिए एक खंबे के सहारे टिककर सो रहा था।
अर्थात रात को उसको मुस्तैदी से जागना है, इसलिए भी वह सो रहा था। व्यवस्था देखिए और श्रीलाल शुक्ल के द्वारा किया गया लेखन भी देखिए। दरोगा जी ने ऊँघने के लिए पलक बंद करना चाहा, पर तभी उनको रुक्मन बाबू आते हुए दिखाई पड़े। वे भिनभिनाए कि पलक मारने की फुर्सत नहीं है। रुक्मन बाबू के आते ही वे कुर्सी से खड़े हो गए और विनम्रता सप्ताह बहुत पहले बीत जाने के बावजूद उन्होंने विनम्रता के साथ हाथ मिलाया। रुक्मन बाबू ने बैठते ही कहा, रामाधीन की यहाँ लाल स्याही से लिखी हुई एक चिट्ठी आई है। डाकुओं ने 5,000 रुपया मांगा है। लिखा है अमावस की रात को दक्षिण वाले टीले पर। दरोगा जी मुस्कुराकर बोले, यह तो साहब बड़ी ज्यादती है। कहाँ तो पहले के डाकू नदी पहाड़ लांघकर घर पर रुपया लेने आते थे, अब वे चाहते कि कोई उन्हें घर पर जाकर रुपया दे आवे। रुक्मन बाबू ने कहा, जी हाँ, वह तो देख रहा हूँ, डकैती न हुई रिश्वत हो गई। दरोगा जी ने भी उसी लहजे में कहा, रिश्वत, चोरी, डकैती अब तो सब एक हो गया है, पूरा साम्यवाद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रीलाल शुक्ल के द्वारा यहाँ पर उस समय का जो कम्युनिज्म चल रहा था उस पर यहाँ पर व्यंग किया गया है कि रिश्वत, चोरी, डकैती अब सब साथ में हो गया है, मतलब साम्यवाद पूरा का पूरा आ गया है, मतलब अब समानता अपने चरमोत्कर्ष पर है। क्रांति अहिंसा के माध्यम से सारा का सारा समाज अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रुक्मन बाबू बोले, पिताजी भी यही कहते हैं। वे क्या कहते हैं? यही कि पूरा साम्यवाद है। दोनों हंसे। रुक्मन बाबू ने कहा, नहीं, मैं मजाक नहीं करता। रामाधीन की यहाँ सचमुच ही ऐसी चिट्ठी आई है। पिताजी ने मुझे इसलिए भेजा है। वे कहते हैं कि रामाधीन हमारा विरोधी है, तो क्या हुआ, उसे इस तरह न सताया जाए। बहुत अच्छी बात कहते हैं, इससे बताइए कि उससे कह दूं। रुक्मन बाबू ने अपनी गड्ढे में धसी हुई आंखों को सिकोड़कर दरोगा जी की ओर देखा। दरोगा जी ने भी उन्हें घूरकर देखा और मुस्कुरा दिए। बोले, घबराइए नहीं, मेरे यहाँ होते भी डाका नहीं पड़ेगा। रुक्मन बाबू धीरे से बोला, सो तो मैं जानता हूँ यह चिट्ठी जाली है। जरा अपने सिपाहियों से भी पूछवा लीजिए, शायद उन्हीं में से किसी ने लिख मारी हो। व्यवस्था देखिए, पुलिस को ही यहाँ पर कहीं ना कहीं इस स्थिति का जिम्मेदार माना जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे सिपाही लिखना नहीं जानते, एक आध है जो दस्तखत भर करते हैं। देख लीजिए शिक्षा व्यवस्था, और शिक्षा व्यवस्था पर कैसा कटाक्ष किया है यहाँ पर लाल शुक्ल ने। रुक्मन बाबू कुछ और कहना चाहते थे, तब तक दरोगा जी ने कहा, जल्दी क्या है, अभी रामाधीन की रिपोर्ट लिखाने दीजिए, चिट्ठी तो सामने आए। थोड़ी देर दोनों चुप रहे। दरोगा जी ने फिर कुछ सोचकर कहा, सच पूछिए तो बताऊं, मुझे तो इसका संबंध शिक्षा विभाग से जान पड़ता है। कैसे? और शिक्षा विभाग से भी क्या, आपके कॉलेज से जान पड़ता है। रुक्मन बाबू बुरा मान गए, आप तो मेरे कॉलेज के पीछे पड़े हैं। मुझे लगता है कि रामाधीन के घर पर यह चिट्ठी आपके कॉलेज के किसी लड़के ने भेजी है। आपका क्या ख्याल है? आप लोगों की निगाह में सारे जुर्म स्कूली लड़के ही करते हैं। रुक्मन बाबू ने फटकारते हुए कहा, अगर आपके सामने कोई आदमी जहर खाकर मर जाए तो आप लोग उससे भी आत्महत्या न मानेंगे, यही कहेंगे कि इसे किसी विद्यार्थी ने जहर दिया है। आप ठीक कहते हैं रुक्मन बाबू, जरूरत पड़ेगी तो मैं ऐसा ही कहूंगा। मैं बख्तावर सिंह का चेला हूँ, शायद आप यह नहीं जानते। इसके बाद सरकारी नौकरों की बातचीत का वही अकेला मजमून खुल गया कि पहले के सरकारी नौकर कैसे होते थे और आज के कैसे हैं। बख्तावर सिंह की बात छिड़ गई। दरोगा बख्तावर सिंह एक दिन शाम के वक्त अकेले लौट रहे थे। उन्हें झगरू और मंगरू नाम के दो बदमाशों ने बाग में घेर कर पीट दिया। बात फैल गई, इसलिए उन्होंने थाने पर अपने पीटे जाने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। दूसरे दिन दोनों बदमाशों ने जाकर उनके पैर पकड़ लिए। कहा, हुजूर माई बाप है, गुस्से में औलाद माँ बाप से नालायकी कर बैठे तो माफ किया जाता है। बख्तावर सिंह ने माँ बाप का कर्तव्य पूरा करके उन्हें माफ कर दिया। उन्होंने औलाद का कर्तव्य पूरा करके बख्तावर सिंह के बुढ़ापे के लिए अच्छा खासा इंतजाम कर दिया। बात आई गई हो गई। भ्रष्टाचार परिभाषित हो रहा है यहाँ भ्रष्टाचार। पर कप्तान ने इस पर ऐतराज किया कि तुम अपनी ही मुकदमे की जांच कामयाबी से नहीं करा सको तो दूसरे को कैसे बचाएगा? अंधेरा ठाट तो क्या हुआ, तुम किसी को पहचान नहीं पाया तो तुमको किसी पर शक करने से कौन रोकने सकता? तब बख्तावर सिंह ने 3 आदमियों पर शक किया। उन तीनों की झगरू और मंगरू से पुश्तैनी दुश्मनी थी। उन पर मुकदमा चला। झगरू और मंगरू ने बख्तावर सिंह की ओर से गवाही दी, क्योंकि मारपीट के वक्त में दोनों बाग में एक बड़े ही स्वाभाविक कारण से यानी पाखने की नीयत से गए थे। पाखाने। तीनों को सजा हुई। झगरू मंगरू के दुश्मनों का यह हाल देखकर इलाके की कई औलादें बख्तावर सिंह के पास आकर रोज प्रार्थना करने लगी कि माई बाप, इस बार हमें पीटने का मौका दिया जाए। पर बुढ़ापे का निभा करने के लिए झगरू और मंगरू काफी थे। उन्होंने औलादे बढ़ाने से इनकार कर दिया। देख लीजिए आप, वर्तमान न्याय व्यवस्था भी शायद हमारे यहाँ यही है कि आरोपी कोई और होता है और
आरोप किसी और के ऊपर डाल दिया जाता है। शायद पुलिस व्यवस्था की यह प्रणाली आज भी चल रही है और उसी प्रणाली को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। शायद मैंने, यदि आपसे मैं चर्चा करूं तो मेरी जो पूरा का पूरा एकेडमिक रहा है, उसके बाद मेरा जो जॉब प्रोफेशन का दौर रहा है, उस जॉब प्रोफेशन के दौर में सारी की सारी बातें मैंने इसी प्रकार की देखी है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये बातें आपको यहाँ बताने में कोई भी हिचक नहीं हो रही है। मैं अवश्य कह सकता हूँ कि ये पूरी की पूरी स्थिति यहाँ पर आपको जैसी देखने को मिल रही है, वैसी ही स्थिति वास्तव में आज भी आपके इस प्रशासनिक व्यवस्था में आपको देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। रुक्मन बाबू काफी देर हंसते रहे। दरोगा जी खुश होते रहे कि रुक्मन बाबू एक किस्से में ही खुश होकर हंसने लगे हैं, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा किस्सा किसी दूसरे लीडर को हंसाने के काम आएगा। हंसना बंद करके रुक्मन बाबू ने कहा, तो आप उन्हीं बख्तावर सिंह के चेले हैं? था, आजादी मिलने के पहले था, पर अब तो हमें जनता की सेवा करनी है, गरीबों का दुख दर्द बटाना है, नागरिकों के लिए। रुक्मन बाबू उनकी बांह छूकर बोले, छोड़िए, यहाँ मुझे और आपको छोड़कर तीसरा कोई भी सुनने वाला नहीं है। पर वे ठंडे नहीं पड़े, कहने लगे, मैं तो यही कहने जा रहा था कि मैं आजादी मिलने के पहले बख्तावर सिंह का चेला था, अब इस जमाने में आपके पिताजी का चेला हूँ। रुक्मन बाबू विनम्रता से बोले, यह तो आपकी कृपा है, वरना मेरे पिताजी किस लायक है। वे उठ खड़े हुए, सड़क की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, लगता है रामाधीन आ रहा है, मैं जाता हूँ, इस डकैती वाली चिट्ठी को जरा ठीक से देख लीजिएगा। रुक्मन बाबू 18 साल के थे। वे स्थानीय कॉलेज की 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। पढ़ने से और खासतौर से दक्षिण कक्षा में पढ़ने से उन्हें बहुत प्रेम था, इसलिए वे पिछले 3 साल से पढ़ रहे थे। देख लीजिए, रुक्मन बाबू के बारे में यहाँ प्रशंसा की जा रही है। रुक्मन बाबू स्थानीय नेता थे। उनका व्यक्तित्व इस आरोप को काट देता था कि इंडिया में नेता होने के लिए पहले धूप में बाल सफेद करने पड़ते हैं। उनके नेता होने का सबसे बड़ा आधार यह था कि वे सबको एक निगाह से देखते थे। थाने में दरोगा और हवालात में बैठा हुआ चोर दोनों उनकी निगाह में एक थे। उसी तरह इम्तिहान में नकल करने वाला विद्यार्थी और कॉलेज के प्रिंसिपल उनकी निगाह में एक थे। वे सबको दयनीय समझते थे, सबका काम करते थे, सबका काम सबसे काम लेते थे। देख लीजिए, रुक्मन बाबू की यहाँ पर प्रशंसा की गई है। कैरेक्टर को देखिए आप रुक्मन बाबू के, आपको समझ में आएगा कि रुक्मन बाबू का कैरेक्टर यहाँ पर कैसा दिखाई दे रहा है। उनकी इज्जत थी कि पूंजीवाद के प्रतीक दुकानदार उनके हाथ सामान बेचते नहीं, अर्पित करते थे, और शोषण के प्रतीक इक्के वाले उन्हें शहर तक पहुंचाकर किराया नहीं, आशीर्वाद मांगते थे। उनकी नेतागिरी का प्रारंभिक और अंतिम क्षेत्र वहां का कॉलेज था, जहां उनका इशारा पाकर सैकड़ों विद्यार्थी तिल का ताड़ बना सकते थे और जरूरत पड़े तो उस पर चढ़ भी सकते थे। शायद आज के जो छात्र जीवन की जो व्यवस्था है और जो आज छात्र जीवन में जो राजनीति का स्वरूप है, शायद उसी को यहाँ पर परिभाषित आपको करते दिखाई दे रहे हैं श्रीलाल शुक्ल, और वही सारा का सारा वर्णन श्रीलाल शुक्ल के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। वे दुबले पतले थे, पर लोग उनके मुंह नहीं लगते थे। वे लंबी गर्दन, लंबे हाथ और लंबे पैर वाले आदमी थे। जन नायकों के लिए उल जलूल और नए ढंग की पोशाक अनिवार्य समझकर वे सफेद धोती और रंगीन बुशर्ट पहनते थे और गले में रेशम का रुमाल लपेटते थे। आगे बढ़ते हैं। जननायकों के लिए उल जलूल और नए ढंग की पोशाक अनिवार्य समझकर वे सफेद धोती और रंगीन बुशर्ट पहनते थे और गले में रेशम का रुमाल लपेटते थे। धोती का कोच उनके कंधे पर पड़ा रहता था। वैसे दिखने में उनकी शक्ल एक घबराए हुए मरियल बछड़े की सी थी, पर उनका रूप पिछले पैरों पर खड़े हुए एक हिननाते घोड़े का सा जान पड़ता था। वे पैदाइशी नेता थे, क्योंकि उनके बाप भी नेता थे। उनके बाप का नाम वैद्य जी था। देखिए, यहाँ पर फिर आपको व्यंग देखने को मिलेगा। शायद यह व्यवस्था पूरे के पूरे भारतवर्ष में आपको देखने को मिलेगी, और यह कहीं ना कहीं उनकी द्वारा यह जो लिखी गई बात है, ये शायद पूरे के पूरे भारतवर्ष में आज भी देखने को मिलती है। और वह बात क्या है? वे पैदाइशी नेता थे, क्योंकि उनके बाप भी नेता थे। शायद ये पितृ के द्वारा मिला हुआ संपत्ति ही था, जो नेतागिरी इनको वंशानुगत आज भी देखने को मिलती है। तो आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं इस पर भी यहाँ पर प्रहार किया है श्रीलाल शुक्ल ने आज की इस व्यवस्था पर।
उनके बाप का नाम वैद्य जी था। आगे बढ़ते हैं। तीसरा अंक शुरू हो रहा है यहाँ पर। दो बड़े और छोटे कमरों का एक डाक बंगला था जिसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने छोड़ दिया था। उसके तीन और कच्ची दीवारों पर छप्पर डालकर कुछ अस्तबल बनाए गए थे। अस्तबलों से कुछ दूरी पर पक्की ईंटों की दीवार पर टीन डालकर एक दुकान सी खोली गई थी। एक और रेलवे फाटक के पास पाई जाने वाली एक कमरे की गुमटी थी। दूसरी ओर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक कब्र जैसा चबूतरा था। अस्तबलों के पास एक नए ढंग की इमारत बनी थी जिस पर लिखा था सामुदायिक मिलन केंद्र शिवपालगंज। इस सबके पिछवाड़े 3-4 एकड़ का ऊसर पड़ा था जिसे तोड़कर उसमें चरी बोई गई थी। चरी कहीं कहीं सचमुच ही उग आई थी। देखिए, चरी बोई गई थी, कहीं कहीं सचमुच ही चरी उग आई थी। मतलब यहाँ पर आप देख लीजिए उस समय की जो कृषि व्यवस्था है उस पर आज के जैसे ही कहीं ना कहीं व्यवस्था देखने को मिल रही है। मतलब बोई तो जाती है परंतु कहीं ना कहीं जो नहीं उगनी चाहिए वो भी उगाती है। इन्हीं सब इमारतों के मिले जुले रूप को छंगामल विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज शिवपालगंज कहा जाता था। यहाँ से इंटरमीडिएट पास करने वाले लड़के सिर्फ इमारत के आधार पर कह सकते थे कि हम शांति निकेतन से भी आगे हैं, हम असली भारतीय विद्यार्थी हैं। हम नहीं जानते कि बिजली क्या है, नल का पानी क्या है, पक्का फर्श किसको कहते हैं, सैनिटरी फिटिंग किस चिड़िया का नाम है। हमने विलायती तालीम तक देसी परंपरा में पाई है और इसलिए हमें देखो, हम आज भी उतने ही प्राकृत हैं। हमारे इतना पढ़ लेने पर भी हमारा पेशाब पेड़ के तने पर ही उतरता है। हमारे इतना पढ़ लेने पर भी हमारा पेशाब पेड़ के तने पर ही उतरता है। ये हमारी सभ्यता की निशानी है और ये सभ्यता पर प्रहार किया है श्रीलाल शुक्ल ने। अगर ओपन डेफिकेशन की बात की जाए तो हमसे बढ़कर ओपन डेफिकेशन करने वाले कोई भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और साथ साथ ये जो यहाँ पर बात की गई है पेशाब पेड़ के तने पर ही उतरता है, ये भी बहुत आम बात है। आज भी अगर आप देखें तो सड़कों के किनारे हमको इस प्रकार के घटनाक्रम आसानी से देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। बंद कमरे में ऊपर चढ़ जाता है। छंगामल कभी जिला बोर्ड के चेयरमैन थे। एक फर्जी प्रस्ताव लिखवाकर उन्होंने बोर्ड के डाक बंगले को इस कॉलेज की प्रबंध समिति के नाम उस समय लिखवा दिया था जब कॉलेज के पास प्रबंध समिति को छोड़कर और कुछ नहीं था। लिखने की शर्त के अनुसार कॉलेज का नाम छंगामल विद्यालय पड़ गया। विद्यालय के एक टुकड़े का अलग अलग इतिहास था। सामुदायिक मिलन केंद्र गांव सभा के नाम पर लिए गए सरकारी पैसे से बनवाया गया था और उसमें प्रिंसिपल का दफ्तर था और कक्षा 11 और 12 की पढ़ाई होती थी। अस्तबल जैसी इमारतें श्रमदान से बनी थी। टीन सेट किसी फौजी छावनी के भग्नावशेषों को रातों रात हटाकर खड़ा किया गया था। जूता हुआ ऊसर कृषि विज्ञान की पढ़ाई के काम आता था। उसमें जगह जगह उगी हुई ज्वार प्रिंसिपल की भैंस के काम आती थी। देश में इंजीनियरों और डॉक्टरों की कमी है। कारण यह है कि इस देश की निवासी परंपरा से कवि है। ये देखिए, ये भी एक बड़ी समस्या है हमारे देश की कि हर दूसरा व्यक्ति अपने आप को कवि बनाना चाहता है। परंपरागत जो ट्रेडिशन है वास्तव में चाहे ये कहें कि हर दूसरा व्यक्ति तुकबंदी करता आपको नजर आएगा। शायद इसी पर कहीं ना कहीं श्रीलाल शुक्ल ने इस प्रकार का प्रहार किया है कि एक इंजीनियर भी अपने आप को, एक डॉक्टर भी अपने आप को कवि समझता है। और ये कहीं ना कहीं हमारा जो वास्तविक ह्यूमन रिसोर्सेस है, मानव संसाधन है, उसका सही उपयोग नहीं हो पाता। इसको यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं आपके श्रीलाल शुक्ल। चीजों को समझने के पहले भी इस पर मुग्ध होकर कविता कहते हैं। भाखड़ा नागल बांध को देखकर वे कह सकते हैं, आहा, अपना चमत्कार दिखाने के लिए देखो, प्रभु ने फिर से भारत भूमि को ही चुना। ऑपरेशन टेबल पर पड़ी हुई युवती को देखकर वे मतीराम बिहारी की कविताएं दोहराने लग सकते हैं। भावना के इस तूफान के बावजूद और इसी तरह की दूसरी अड़चनों के बावजूद इस देश को इंजीनियर पैदा करने हैं, डॉक्टर बनाने हैं। इंजीनियर और डॉक्टर तो असल में वे तब होंगे जब वे अमेरिका या इंग्लैंड जाएंगे, पर कुछ शुरुआती काम टेक ऑफ स्टेज वाला यहाँ भी होना है। वह काम भी छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज कर रहा था। साइंस का क्लास लगा था, 9वां दर्जा। मास्टर मोतीराम जो एक तरफ बीएससी पास थे, लड़कों को आपेक्षिक घनत्व पढ़ा रहे थे। बाहर उस छोटे से गांव में छोटेपन की बतौर अनुप्रास छटा छाई थी। काफी जोर की बिजली कड़की है यहाँ पर।